सन्नो मित्रः संवरुणः सन्नो भवत्वर्यमा सन्न इन्द्रो बृहस्पतिः सन्नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। नमस्ते। भारतवर्ष का इतिहास द्वितीय परिच्छेद। क्या प्राचीन आर्य इतिहास जानते थे? एक सभ्य जाति के लिए इतिहास की आवश्यकता, संस्कृत भाषा में इतिहास शब्द का होना, संस्कृत साहित्य में इतिहास के गुण वर्णन। क्यों भारतवर्ष का कारण कार्य श्रृंखला युक्त पूर्ण इतिहास नहीं मिलता? प्राचीन ऐतिहासिक पुस्तकें, प्राचीन आर्यों के ऐतिहासिक होने में अन्यान्य युक्तियाँ। इतिहास की महिमा हम पिछले परिच्छेद में वर्णन कर चुके हैं। इस परिच्छेद में हमें कतिपय पश्चिमी इतिहासवेताओं के इस कथन की परीक्षा करनी है कि प्राचीन आर्य ऐतिहासिक विद्या से अनभिज्ञ थे। वास्तव में यदि यह लांछन ठीक हो तो हमें मानना पड़ेगा कि हमारे पुरुषा केवल अर्ध सभ्य थे, क्योंकि केवल दो ही अवस्थाओं में कोई जाति ऐतिहासिक ज्ञान से शून्य हो सकती है कि उसके नेता कोई ऐसा कार्य न किए हो जिनको उनकी संतति स्वाभिमान स्मरण कर सके, कि उसके नेता अपनी संतति को ऐतिहासिक शिक्षा के लाभों से अवगत कर उनमें देशभक्ति के भावों को उत्तेजित करने की आवश्यकता से अनभिज्ञ हो। पहली अवस्था तो हो ही नहीं सकती, क्योंकि यह प्रख्यात है कि प्राचीन आर्यवर्त में रेखागणित तथा पदार्थ विज्ञान महान उन्नति को पहुँचे हुए थे। वैदिक संबंधी आश्चर्यजनक अन्वेषण हो चुके थे। अध्यात्म विद्या उन्नति के शिखर पर विराजमान थी। प्रजातंत्र शासन प्रणाली का अभ्यासिक प्रचार था तथा चक्रवर्ती साम्राज्य भी संस्थापित हो चुका था। अतएव यह सिद्ध नहीं हो सकता कि प्राचीन आर्यों के कार्य ऐसे न थे जो उनकी संतान के उच्च भावों को उत्तेजित करते और उनकी उन्नति में सहायक हो सकते। वास्तव में उनके कार्य तो केवल भारत ही नहीं प्रत्युत सर्व संसार को उन्नति के मार्ग पर चलने का आदेश करते हैं। द्वितीय अवस्था भी संगठित नहीं होती, क्योंकि जब हम प्राचीन और नवीन संस्कृत साहित्य की आलोचना करते हैं तो उसे इतिहास के गुण वर्णन से भरपूर पाते हैं। स्थालीपुलक न्याय से यहाँ पर थोड़े से उदाहरण प्रस्तुत किए जाते हैं। अथर्ववेद कांड 15 अध्याय 1 सूक्त 9 मंत्र 10, 11 तथा 12 में निम्नलिखित शिक्षा है, अर्थात महत्वभिलाषी पुरुष जब वृहत्तम महत्व की ओर चलता है तब इतिहास, पुराण, गाथा और नाराशंसी उसके अनुगामी बन जाते हैं। इस बात को जो पुरुष जानता है वह इतिहास, पुराण, गाथा और नाराशंसी का प्रिय धाम वासस्थान बन जाता है। यह मंत्र इतिहास विद्या के बीज है। द्रष्टव्य ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका द्वितीय संस्करण पृष्ठ 82 गृही सूत्र में लिखा है, ब्राह्मणानि इतिहासान पुराणानि कल्पान गाथा नाराशंसी रीति, अर्थात ब्राह्मणों को इतिहास, पुराण, कल्प, गाथा और नाराशंसी भी कहते हैं। अर्थात ऐत्रेय, शतपथ, साम और गौपथ जो ब्राह्मण ग्रंथों के नाम से प्रसिद्ध है, उनमें कई प्रकार के इतिहास विद्यमान है। छांदोग्योपनिषद के सप्तम प्रपाठक में जहाँ महर्षि संत कुमार और ऋषि नारद का संवाद है, वहाँ संत कुमार के पूछने पर नारद ने निम्नलिखित प्रकार बतलाया है कि उन्होंने क्या क्या अध्ययन किया है। अर्थात, हे भगवान, मैंने ऋक, यजु, साम, अथर्व, इतिहास, पुराण, वेदार्थ प्रतिपादक ग्रंथ, पितृविद्या, राशिदेव, निधि, वाकोवाक्य, एकायन विधि, देव विद्या, ब्रह्म विद्या, भूत विद्या, क्षत्र विद्या, नक्षत्र विद्या, सर्प देव जन विद्याओं को अध्ययन किया है। इस उत्तर में इतिहास पुराण अर्थात पूर्वकालीन इतिहास का नाम स्पष्ट आया है। इसी प्रकरण में संत कुमार ने नारद को उपदेश दिया है, अर्थात विज्ञान के द्वारा ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, इतिहास, पुराण का तत्व ज्ञात होता है। इस कथन का तात्पर्य तो यह है कि किसी समय इतिहास विद्या भारत में ऐसी उन्नति को प्राप्त थी कि उसके कतिपय गूढ़ाशयपूर्ण ग्रंथों को समझने के लिए विद्यार्थी को पहले विज्ञानविद अर्थात साइंस का ज्ञाता बनना पड़ता था। महाभाष्य व्याकरण के पश्य साहन्विक में लिखा है, अर्थात शब्द प्रयोग विषय बहुत बड़ा है। वाक्य को वाक्य, इतिहास आदि 64 कलाओं की गणना कराता हुआ एक कवि लिखता है, अर्थात इतिहास, वेद, काव्य, अलंकार, नाटक आदि 64 कलाएं है। राजकुमार चंद्रपीड़ को कौन सी विद्याएं पढ़ाई गई थी इसका वर्णन करता हुआ
कवि बाण अपने ग्रंथ कादंबरी में लिखता है, अर्थात वह राजकुमार महाभारत, इतिहास, पुराण तथा रामायण में बड़ा कुशल हो गया। राजा के वर्णन में कवि बाण ने कादंबरी में लिखा है, यह कभी कभी प्रबंध, कहानियाँ, इतिहास तथा पुराणों को सुनकर मित्रों के साथ दिन व्यतीत करता था। महाभारत में लिखा है, अर्थात इतिहास तथा पुराण से वेदार्थ दृढ़ करना चाहिए। इससे पता लगता है कि प्राचीन आर्य ऐतिहासिक विज्ञान शास्त्र के इस नियम को भली भांति जानते थे कि जब तक किसी मनुष्य ने बहुत सी सांसारिक घटनाओं के परस्पर संबंधों को न समझा हो, तब तक वह सूक्ष्म नियमों को ठीक अनुभव नहीं कर सकता, क्योंकि स्वभावतः ज्ञान की गति स्थूलता से सूक्ष्मता की ओर है। एक कवि लिखता है, इतिहास वह विद्या है जिसमें प्राचीन बातों के वर्णन के साथ साथ धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष का उपदेश हो। इससे ज्ञात होता है कि प्राचीन समय में इतिहास न केवल घटनाओं का तिथिवार वर्णन ही करता था, किंतु साथ ही कारण कार्य की श्रृंखला द्वारा उन घटनाओं से जो शिक्षा मिलती थी वह भी जतलाता था। इन उदाहरणों से भली भांति विदित होता है कि प्राचीन आर्य इतिहास को एक प्रकार का विज्ञान और धर्मार्थ, काम, मोक्ष की प्राप्ति में सहायक मानते थे एवं इसकी सहायता से अपने अनेक काव्यों को शिक्षाप्रद अथवा मनोरंजक बनाया करते थे। भला जिस इतिहास की विद्यमानता की साक्षी नारद, संत कुमार, पतंजलि प्रभृति स्पष्ट शब्दों में दे रहे हैं, उसके ज्ञाता भारत में न हुए हो, यह कैसे संभव हो सकता है? एवं भारतीय साहित्य में ऐतिहासिक साहित्य की अविद्यमानता कोई कैसे सिद्ध कर सकता है? अब प्रश्न यह उपस्थित होता है कि यदि प्राचीन आर्य लोग इतिहास के लाभों से परिचित थे, तो इस कारण कार्य श्रृंखला युक्त समस्त भारत का इतिहास क्यों नहीं मिलता, जिसमें तिथिवार सब घटनाओं का सविस्तार वर्णन हो? मिले कैसे? क्या भारत पर आक्रमण करने वाले मुसलमानों की सांप्रदायिक पक्षपात से अब भी संसार अपरिचित है? जिस समय मुसलमानी मत से असम्मत भारत संतान को वशीभूत करने की बलात् चेष्टा की जाती थी, जिस समय सहस्त्रों पुरुषों से उनकी पत्नियां, भ्राताओं से भगिनियां छीनी जाती थी, कभी कभी कत्ले आम अर्थात सर्वजन वध की आज्ञा प्रचारित होती थी, उस समय कुरान के प्रतिद्वंदी भारतीय ग्रंथ भला कैसे बच सकते थे? उदांतापुरी का प्राचीन विश्वविद्यालय महाराज महिपाल के समय मोहंती को प्राप्त था, जिसमें अन्य प्रकार के विद्यार्थियों के अतिरिक्त हीनायान संप्रदाय के 1000 सहस्त्र बौद्ध साधु तथा महायान संप्रदाय के 5000 बौद्ध साधु शिक्षा ग्रहण कर रहे थे। उसके महान पुस्तकालय को, जिसमें ब्राह्मणों तथा बौद्धों के ग्रंथ भरे पड़े थे, 1202 ईस्वी में बख्तियार खिलजी के सेनापति मोहम्मद बिन सिम ने जला दिया और उक्त साधुओं को मार डाला। ऐसी घटनाएं कितनी हुई, इसका पता कौन लगा सकता है? वर्तमान संस्कृत ग्रंथों में अनेक ऐसे ग्रंथों के नाम आते हैं जिनका इस समय कहीं भी पता नहीं लगता। इसका कारण क्या? यही कि अनेक भारतीय ग्रंथ मुसलमानी ईर्षाग्नि में भस्म हो गए। जब आर्य जाति पर यह विपत्ति पड़ी तो उसके नेताओं ने यह सोचा कि इतिहास आदि साधारण ग्रंथ तो फिर भी बन सकते हैं, परंतु यदि वेदों, उपनिषदों तथा दर्शन आदि शास्त्रों का नाश हो गया तो न केवल आर्य जाति ही विनष्ट हो जाएगी, प्रत्युत संसार मात्र की आत्मिक, मानसिक तथा सामाजिक उन्नति में बाधा पड़ेगी। अतएव वह वेदोपनिषद, दर्शनादि कतिपय ग्रंथों को विशेष रूप से कंठस्थ करने लगे, जिससे आर्यों के सैकड़ों ग्रंथ बच गए, परंतु सहस्त्रों परम उपयोगी ग्रंथों की रक्षा न हो सकी। वेदों की प्रायः 1 सहस्त्र शाखाओं का नाश हो गया। धनुर्वेद, आयुर्वेद, शिल्प विद्या, इतिहास आदि के सैकड़ों ग्रंथ विलुप्त हो गए। तथापि मानना पड़ेगा कि हमारे पुरुषाओं ने उस घोर विपत्ति के समय बड़ी बुद्धिमत्ता से काम लिया। यदि आज इस गिरी हुई अवस्था में भी भारत संतान का कुछ मान्य यूरोप तथा अमेरिका आदि देशों में है, तो उसका कारण केवल यही है कि गौतम, कणाद, पतंजलि और व्यास की पूजा सभ्य संसार में होती है। परंतु क्या सारी इतिहास की पुस्तकों का नाश हो गया? नहीं। इस समय भी कश्मीर का इतिहास मिलता है जिसका नाम राजतरंगिणी है, जिसके कर्ता कल्हण के विषय में डॉक्टर स्टाइन नामक प्रसिद्ध ऐतिहासिक मानते हैं कि कल्हण इतिहास के सच्चे अर्थों को जानते थे, और मिस्टर एचवरस आश्चर्य प्रकट करते हैं कि जिस समय यूरोप में वास्तविक ऐतिहासिक बुद्धि का विकास भी नहीं हुआ था, उस समय भारत में कल्हण सरीखे इतिहासवेता कैसे उत्पन्न हो गए। कल्हण का कार्य अद्भुत है और इवोल्यूशन थियरी अर्थात विकास विचार के नियमों में आबद्ध नहीं होता। सोचने की बात है कि महाराज विक्रमादित्य की 12वीं शताब्दी में, जबकि भारत का अधःपतन हो रहा था, कल्हण सरीखे इतिहासवेता उत्पन्न हो सकते थे। तो उस समय जबकि भारत उन्नति के शिखर पर विराजमान था, इस देश में कितने और कैसे कैसे ऐतिहासिक विज्ञानी उत्पन्न हुए होंगे। कल्हण लिखते हैं कि राजतरंगिणी लिखने के पूर्व मैंने 11 ऐतिहासिकों के पुस्तकों को अवलोकन किया, परंतु शोक महाशोक की मुसलमानों की कृपा से उनमें से एक का भी कहीं पता नहीं चलता। प्राचीन आर्यों की तो कथा ही क्या है, उनकी पतित संतति भी ऐतिहासिक घटनाओं को स्मृत व अंकित रखना आवश्यक समझती थी।
जिस समय भारत में हाहाकार मचा हुआ था और आर्यों की लिखित पुस्तकों को मुसलमान नष्ट कर रहे थे, उस समय देश के शेष भाट और चारण सामयिक ऐतिहासिक घटनाओं का वर्णन लिखने की अपेक्षा कंठस्थ रखना समुचित समझ प्रसिद्ध घटनाओं को अपनी स्मृति में रखने लगे। यही कारण है कि सुप्रसिद्ध निष्पक्ष ऐतिहासिक टाड महाशय जब क्षत्रियों का इतिहास लिखने लगे तो उक्त चारण तथा भाटों से उन्हें तिथिवार सब ऐतिहासिक घटनाओं का ठीक ठीक पता मिल गया, जिन्हें उन्होंने अपने सुप्रसिद्ध इतिहास राजस्थान में अंकित कर रखा है। मरहटों की शक्ति जब प्रकट हुई, मुसलमानी अत्याचार का सामना भारतीय सफलता के साथ करने लगे, तब पुस्तकों के नाश का भय कुछ न्यून हुआ और मरहटे महाराज शिवाजी तथा पेशवाओं के राज्य समय का वृत्तांत मरहटी भाषा में लिखबद्ध करने लगे, जो अब तक विद्यमान है। जो पक्षपाती यह कहते हैं कि प्राचीन आर्यों को ऐतिहासिक विद्या का ज्ञान न था, वह यह बताए कि अबुल फजल ने जो भारत का इतिहास लिखा है, उसकी सामग्री उसने कहाँ से एकत्रित की। यदि ऐतिहासिक विद्या का ज्ञान ही न था तो महाराज अशोक अपने समय की घटनाओं को तिथि सहित पर्वतों की शिलाओं पर क्यों लिखवाया करते थे? क्या समालोचक महाशयों ने कभी चीनी यात्री यून सेन के भारत भ्रमण वृत्तांत को ध्यानपूर्वक पढ़ा है? यून सेन स्पष्ट शब्दों में लिखते हैं, घटनाओं को लेखबद्ध करने के लिए प्रत्येक प्रदेश में एक राजपुरुष होता था, जिसका कार्य यह था कि घटनाओं का वृत्तांत लिखता रहे। उनके लेखों का नाम नीलोपीच या नीलपीत, नीलपत्री व नीलकोश था। इन लेखों में सुघटनाएं तथा दुर्घटनाएं सभी वर्णित होती थी एवं देश की आपत्ति तथा सौभाग्य सूचक घटनाएं सब विद्यमान रहती थी। आजकल भी यूरोपीय देशों में राज्य प्रबंध के लिए प्रत्येक विभाग से ब्लूकम अर्थात नीलपत्रियां निकलती है, जिनके आधार पर ही आधुनिक ऐतिहासिक इतिहास लिखा करते हैं। भारतीय नीलपत्री तथा यूरोपीय ब्लू बुक्स, इन दोनों नामों में जो समानता है वह वर्तमान ऐतिहासिकों के मन में नाना प्रकार की कल्पनाएं उत्पन्न कर रही है। क्या यह असंभव है कि यूरोपियनों ने ब्लू बुक्स लिखने की प्रणाली नीलपत्री के निर्माण से ही सीखी हो? ऐसा प्रतीत होता है कि भारतवर्ष के इतिहास में कोई समय ऐसा था जबकि कवि लोग अपनी काल्पनिक रचनाओं के लिए सामग्री भी प्रायः ऐतिहासिक पुस्तकों से लेते थे और इसी कारण उन्हें इतिहासदर्शी भी बनना पड़ता था। क्षेमेंद्रकृत कवि कंठाभरण प्रथम संधि के निम्नलिखित श्लोक से कवि के लिए इतिहासदर्शा बनने की आवश्यकता स्पष्ट ज्ञात होती है। संस्कृत भाषा में ऐतिहासिक काव्यों की विद्यमानता सिद्ध कर रही है कि प्राचीन आर्यवर्त में इतिहास पर कई पुस्तक लिखे गए थे। यदि नहीं लिखे गए थे तो कवि कालिदास ने रघुवंश लिखने के लिए ऐतिहासिक सामग्री कहाँ से एकत्रित की थी और पुराणों में जो वंशावलियां दी गई है उनका ज्ञान पुराण के कर्ताओं को कहाँ से हुआ? कई काव्यों के पढ़ने से बोध होता है कि एक समय इस देश के विद्यालयों में इतिहास भली भांति पढ़ाया जाता था एवं इतिहास के अनेक ग्रंथ उपस्थित थे। हर्षचरित के प्रमाण से हम ऊपर लिख चुके हैं कि जब महाराज हर्ष का चित्त उदास हुआ करता था वह इतिहास सुना करते थे। कादम्बरी में लिखा है कि महाराज ने अपने पुत्र के लिए गुरुकुल खुलवाया और उसमें भिन्न भिन्न विद्याओं के अध्यापकों के साथ साथ इतिहास का अध्यापक भी नियुक्त किया। यदि इतिहास थे ही नहीं तो अध्यापक राजकुमार को यह विद्या कैसे पढ़ाते थे? रामायण और महाभारत दो महान ऐतिहासिक काव्य इस समय उपस्थित है। यद्यपि उनमें प्रक्षिप्त श्लोक बहुत है, तथापि उनके विषयों के ऐतिहासिक होने में कोई संदेह नहीं। रामायण के एक अलंकार युक्त पुस्तक होने और महाभारत से पीछे लिखे जाने के विषय में यूरोपीय इतिहासकों ने जो नए नए और विचित्र विचार घड़े हैं उनका खंडन हम रामायण और महाभारत के प्रकरणों में करेंगे। यदि प्राचीन आर्य इतिहास के लाभों को नहीं समझते थे तो वाल्मीकि और व्यास ने इतनी बड़ी बड़ी पुस्तकों के लिखने का कष्ट क्यों उठाया? यूनानी इतिहासवेता मेगस्थनीस अपने भारत निवास का वृत्तांत लिखते हुए कहते हैं कि महाराज चंद्रगुप्त के देश में भिन्न भिन्न घटनाओं की वार्ता संग्रह करने के लिए कई राजपुरुष नियुक्त थे। निश्चय है कि इन्हीं घटनाओं के सार वृत्तांत से इतिहास बनता होगा। इतिहास संगठन के विषय में इससे भी दृढ़ता प्रमाण महाराज अशोक का छठा शिलालेख है, जिसमें अंकित है कि जो कुछ घटना किसी नगर में हो उसे पत्रिवेता नामक राजपुरुष लेखबद्ध कर लेवे। पूर्वोक्त प्रमाणों से यही परिणाम निकलता है कि प्राचीन आर्य ऐतिहासिक विज्ञान को जानते थे। उन्होंने इतिहास की कई पुस्तकें लिखी जिनमें से बहुतेरे का मुसलमानी राज्य के समय नाश हो गया, तथापि जो पुस्तकें बची हुई है वह प्राचीन आर्यों के ऐतिहासिक विज्ञान प्रदर्शन में काम दे रही है और सिद्ध करती है कि आधुनिक विज्ञानविद इतिहास लिखने में जिस शैली का अवलंबन करते हैं यह विधि भी प्राचीन आर्य ऐतिहासकों को ज्ञात थी।